हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके हिंदी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे। इससे पहले हिंदी की 5 लेक्चर्स हो चुकी हैं, तो जिन्होंने भी वो क्लासेस नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी MCQs हैं उन्हें आज इसी क्लास में हम सॉल्व करेंगे। ये आपके शिक्षक भर्ती 2024 जो होने वाली है उसमें काम आएंगी, और जो आपका CG टेट 2024 होने वाला है उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। और CG व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में जो हिंदी का सिलेबस होता है वो लगभग सेम ही होता है। जितने भी उसमें एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपके ग्रामर पोर्शन से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपका हिंदी सब्जेक्ट होता है। तो इस प्रकार से जो ये क्लास है आपके CG व्यापम में सभी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है, और आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शिक्षक भर्ती और CG टेट 2024 के लिए। यहाँ आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके आप इसे शेयर कीजिए। जो भी इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही काम आएंगी। हमने इससे पहले CDP, SST और कंप्यूटर की और भी क्लासेस ली हैं, तो जिन्होंने भी वो सभी क्लासेस नहीं देखी हैं वो जाकर देख सकते हैं। और जो आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी CG टेट हुए हैं उन सभी के भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सॉल्व कराए जा रहे हैं, तो वो सभी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। सभी की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, कॉमेंट एंड शेयर कीजिए, और जो भी नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो जो भी नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको PDF सभी जो हैं वो मिल जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे सबसे पहले वचन के बारे में, इसके बाद जो है काल के बारे में भी हम इसी क्लास में पढ़ेंगे, और इससे जो रिलेटेड MCQs हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो वचन जो होता है, जिसे आप नंबर भी कहते हैं, इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं। पदों या शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो वो वचन कहलाता है। वचन में आपने देखा होगा एक वचन होते हैं, और उससे बनने वाले जो अनेक शब्द होते हैं वो आपके बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। तो इसे ही हम एक वचन और बहुवचन कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन का मतलब भी आप नंबर से मान सकते हैं, क्योंकि इसे नंबर भी कहते हैं, और जिसमें संख्या का बोध हो उसे ही हम वचन कहते हैं। इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को हम वचन के नाम से जानते हैं। अब वचन के अधीन जो संज्ञा होते हैं वो 2 तरह से परिवर्तित होते हैं। पहला होता है आपका विभक्ति रहित, दूसरा होता है आपका विभक्ति सहित। वचन से अभिप्राय ही होता है संख्या से। जो भी संख्या होती है, नंबर्स होते हैं, उन्हें ही हम वचन कहते हैं। इस प्रकार से वचन के बारे में आप ये सभी चीज़ें याद रखेंगे। अब कुछ नियम जो दिए गए हैं उसे हम एक एक करके देखेंगे। एक वचन से बहुवचन बनाने के जो नियम हैं, नियम से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए अंत के आ के स्थान पर ए लगा देते हैं। जो ए आपका होता है इस प्रकार से, तो आ के स्थान पर आप ए लगा देंगे तो ये आपका पुल्लिंग शब्द का बहुवचन बन जाएगा। जो पुल्लिंग शब्द का बहुवचन है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे लड़का, इसमें आप अंत में देख सकते हैं आ लिखा गया है, और अगर इसमें एक ही मात्रा लगा देंगे तो ये लड़के बन जाएगा। इसी प्रकार से घोड़ा में भी आप देख सकते हैं, इसमें आ अंत में दिया गया है और इसमें एक ही मात्रा लगा देंगे तो ये आपका घोड़े बन जाएगा। इसी प्रकार लोटा से लोटे बन गया, बच्चा से बच्चे बन गया, कारखाना से कारखाने बन गया। तो ये जो सभी हैं वो एक वचन के अंतर्गत आएंगे, और ये सभी आपके बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं किसी पुल्लिंग शब्द के बहुवचन बनाने के लिए अंत के आ के स्थान पर ए लगा देने से वो बहुवचन बन जाता है। तो इस नियम को आप याद रखेंगे, ये आपका होगा पहला नियम। अब आप दूसरा नियम इसमें देख सकते हैं। जो अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंत के अ के स्थान पर आप ए लगा देते हैं। जो ए में अम की बिंदी लगी होती है, ऐसे जो अनुस्वार के नाम से आप जानते हैं जिसे, तो स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अ के जो स्थान में ए लगा देते हैं। जैसे आँख में आप देख सकते हैं, आँख में यहाँ पर अ है, और इससे बहुवचन बनाने के लिए आप इसमें एक ही मात्रा जोड़ेंगे तो ये आँखें बन जाएगी। ये सभी जो हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भी आपको विभेद करना आना चाहिए। इससे पहले हमने लिंग के बारे में पढ़ लिया है, तो जिन्होंने भी लिंग वाली क्लास नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं।
उसमें मैंने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया था, सारे उसके नियम के बारे में बताया था। तो इस प्रकार से आप नियम जिन्हें भी जानना है वो उस क्लास को देख सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं जो स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए उसके अंत में अ अगर है तो उसे आप बहुवचन बनाने के लिए उसमें ए लगा देंगे, तो वो आँख से आँखें बन जाएगा, बहन से बहनें बन जाएगा, गाय से गाय बन जाएगा। इस प्रकार से ये स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए इस नियम का हम उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट आप देखेंगे अकारांत उकारांत स्त्रीलिंग। एक वचन शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए भी अंत में ए लगा देते हैं। इस प्रकार का जो ए है जिसमें चंद्र बिंदु लगी होती है, जिसे आप अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं, तो जो आपका अकारांत उकारांत होता है स्त्रीलिंग जो है ये सभी, उसे एक वचन शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंत में उसके ए की मात्रा लगा दे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं और ये जो सभी उदाहरण हैं वो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए ये सभी क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें आप अच्छे से याद रखेंगे। ये सिर्फ उदाहरण ही नहीं, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं संस्था के अंत में आ लिखा गया है, ये आकारांत हो जाएगा, तो इसमें जो है ए की मात्रा लगाकर इसे संस्थाएं बनाकर इसे आप बहुवचन के रूप में बना सकते हैं। जैसे ऋतु, ये आपका उकारांत हो जाएगा, तो इसमें जो है ए की मात्रा लगाकर इसे आप ऋतुएं कह सकते हैं और ये आपका बहुवचन बन जाएगा। शाला, ये आपका हो गया अकारांत स्त्रीलिंग, इसमें जो है ए की मात्रा लगाकर आप इसे बहुवचन बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका शालाएं। लता के अंत में आप देख सकते हैं ये आपका अकारांत स्त्रीलिंग है और इसमें ए की मात्रा लगाकर आप इसे बहुवचन बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अंत में ए की मात्रा लगाकर भी आप इसे बहुवचन बना सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं इकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए भी अंत में अगर या जोड़ दे। इन सभी नियमों को आप याद रखेंगे तभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। जैसे शक्ति में ये जो है आपका इकारांत स्त्रीलिंग है, क्योंकि अंत में ई आ रहा है, तो इसमें जो है लास्ट में आप या जोड़ देंगे तो ये आपका बहुवचन बन जाएगा। तिथि में भी या जोड़ देंगे तो ये तिथियां बन जाएगी। पंक्ति में या जोड़ देने से ये पंक्तियां बन जाएगी। इस प्रकार से जो एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम में या भी आता है, ए भी आता है, ए भी आता है और ए भी आता है। इस प्रकार से इन सभी वर्णों को आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें ईकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंतिम ई को ह्रस्व स्वर करके या जोड़ देते हैं। इसमें कुछ अलग प्रकार से लिखा गया, आप देख सकते हैं जो अंतिम का स्वर होता है जिसमें ई को ह्रस्व स्वर करके या जोड़ देते हैं। जिस प्रकार आप देख सकते हैं रानी में आपका रानियां आ जाएगा। जी, ये जो ईकारांत है इसमें हम या जोड़कर इसे रानियां बना देते हैं। ये जो है आपका ईकारांत है। ईकारांत का मतलब होता है जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगी होती है। ये जो आपका है बड़ी ई की मात्रा लगी होती है। जैसे आप देख सकते हैं रानी में आपका बड़ी ई की मात्रा लगी हुई, ये आपकी बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन इसमें या जोड़ने से ये जो हो जाएगा ये आपका ईकारांत स्त्रीलिंग बन जाएगा। जो आपकी छोटी ई की मात्रा होती है वो इसमें लग जाएगी और या जोड़ने से ये आपका हो जाएगा बहुवचन। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। जैसे लड़की में आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगी होती, लेकिन या जोड़ने से अगर ये बहुवचन बन गया तो इसमें जो छोटी ई की मात्रा है वो लग जाएगी और ये बहुवचन बन जाएगा। इसी प्रकार से मिठाई मिठाइयाँ बन जाएगा, नदी आपका नदियाँ बन जाएगा। तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका जैसे कि इया प्रत्यय से बने हुए एक वचन स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में चंद्र बिंदु लगा देते हैं। जैसे इया है उसके अंत में आप चंद्र बिंदु लगाएंगे, यह है आपका चंद्र बिंदु। जैसे गुड़िया का हो जाएगा गुड़िया, बुढ़िया का हो जाएगा बुढ़िया। इस प्रकार से इन सभी नियमों को लगाकर आप इन सभी नियमों को आप अच्छे से याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें कुछ शब्दों में प्रत्यय के रूप में लोग, गण, वृंद, जाति, वर्ग आदि शब्द लगाकर उससे बहुवचन बनाए जाते हैं। अब हर किसी में आप वर्ण का यूज़ नहीं कर सकते। कुछ शब्दों में आप जैसे प्रत्यय लगाकर भी उनके अंत में जो है प्रत्यय शब्द का यूज़ करके भी उसे बहुवचन बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जैसे अधिकारी में आप किसी वर्ण का उपयोग नहीं करेंगे, उसमें कोई प्रत्यय का यूज़ होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखे गए हैं लोग, गण, वृंद, जाति, वर्ग। तो अधिकारी में आप अधिकारी वर्ग लगाएंगे तो ये आपका बहुवचन बन जाएगा। अधिकारी जन बहुवचन नहीं बनेगा। इसमें आपको
शब्दों को उससे आगे रख कर देखना होगा कि कौन सा इसमें सही बैठ रहा है। तो उस प्रकार से इसका जो बहुवचन बनेगा वो अधिकारी वर्ग बनेगा, अधिकारी जन नहीं बनेगा। तुम में अगर लोग जोड़ देंगे तो वो तुम लोग हो जाएगा और बहुवचन बन जाएगा। पाठक में जन जोड़ने से पाठक जन बनकर ये बहुवचन बन जाएगा। पाठक लोग, पाठक वृद्ध, इस प्रकार से आप अंत में प्रत्यय जोड़कर इसे बहुवचन बना सकते हैं। तो ये सभी नियम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है अब आपका, इसमें आप देख सकते हैं कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी के अंत में आप कोई भी वर्ण या मात्रा जोड़कर उसे बहुवचन बनाएंगे तभी वो बहुवचन बनेगा। तो किसी किसी शब्द में जो है कोई भी मात्रा या प्रत्यय नहीं जोड़ा जाता और वो भी हमेशा बहुवचन के रूप में ही होता है। जैसे आप देख सकते हैं सामग्री, प्राण, अक्षत, लोग, हस्ताक्षर, आशीर्वाद, प्रजा, भाग्य, दर्शन, दाम, दर्शक, होश, समाचार, केश और रोम, ये सभी आपके सदैव बहुवचन में ही होंगे और ये आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं कुछ शब्दों के रूप एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होते हैं। जैसे आपके एग्जाम में कभी पूछ लिया जाएगा कि राजा का बहुवचन कौन सा होता है, तो राजा का जो बहुवचन होगा वो राजा ही होगा। इस प्रकार से ये जो सभी शब्द दिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं इन सभी नाम को आप याद रखेंगे। क्रोध राजा, पानी, काका लाला, साधु, क्षमा नेता, जनता, जल प्रेम, गिरी, चाचा मन, सूर्य ईश्वर और आकाश, ये सभी आपके एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होते हैं और ये आपके सदैव बहुवचन ही होते हैं। तो इन दोनों को आप याद रखेंगे। तो यहाँ तक अब हमने वचन के बारे में पढ़ा। अब हम इसमें आगे देखेंगे काल के बारे में पढ़ेंगे। हम जो हमारा इसमें दूसरा टॉपिक होगा वो हमारा काल होगा, जिसे आप टेंस भी कहते हैं। इसमें आपका लिखा गया है कि परिभाषा क्रिया के उस रूपांतरण को जिसमें उसके कार्य, व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल अंग्रेजी भाषा के टेंस का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी के समान ही हिंदी भाषा में भी 3 भेद होते हैं। आप सिमिलर लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं कि जो आपका काल होता है वो आपका वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल होता है, जिसे आप प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं। तो उसे ही हम काल कहते हैं। अब आपके एग्ज़ाम में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो वर्तमान काल के भेद होते हैं, मतलब कि जो वर्तमान काल को आपके 6 प्रकारों में बांटा गया है, भूतकाल को भी आपके 6 प्रकारों में बांटा गया है और भविष्य काल को भी आपके 3 प्रकारों में बांटा गया है। तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में वर्तमान काल क्या है, भूतकाल क्या है, भविष्य काल क्या है, इससे आपके एग्जाम में अब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब एग्ज़ाम पूछने का जो लेवल हो गया वो थोड़ा मॉडरेट हो गया है। तो इसमें जो है आपके जो इनके प्रकार हैं उनसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें ही जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। तो इसी के बारे में आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा और आपसे एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले आप वर्तमान काल में देख सकते हैं, इसके प्रकार होते हैं 6 प्रकार। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, यह आपका संदिग्ध वर्तमान काल है, इसे आप करेक्ट कर लेंगे। संदिग्ध वर्तमान काल, फिर होता है आपका संभाव्य वर्तमान काल, फिर हेतु मद वर्तमान काल। अब जो भूतकाल है वो भी आपके 6 प्रकार के होते हैं और इन सभी के आप नाम भी याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे ही जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूतकाल में आप देख सकते हैं सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। आप देख सकते हैं वर्तमान काल में भी आपका सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और भविष्य काल में भी आपका सामान्य भविष्य काल होता है। तात्कालिक वर्तमान काल इसमें होता है, वर्तमान काल में सिर्फ आपका तात्कालिक वर्तमान काल होता है और इन सभी में नहीं होता। पूर्ण वर्तमान काल आपका वर्तमान काल में भी आएगा और पूर्ण भूतकाल में भी आएगा और भविष्य काल में नहीं आएगा। संदिग्ध वर्तमान काल और संदिग्ध भूतकाल, ये आपका भूतकाल और वर्तमान काल दोनों में आएगा। संभाव्य वर्तमान काल आपका वर्तमान काल में आएगा और भविष्य काल में आएगा, संभाव्य भविष्य काल। और हेतु मद वर्तमान काल आपका वर्तमान काल में आएगा और भूतकाल में आएगा और भविष्य काल में भी आएगा। तो इस प्रकार से आप सभी को एक समान करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होगा। अब हम इसके जो नियम हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपका वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल होता है
क्रिया का वह रूप जो वर्तमान काल में घटित हो रहे घटनाओं को स्पष्ट करे। वर्तमान में हमारे साथ जो भी हो रहा है, जैसे कि मैं खाता हूँ, आप देख सकते हैं मैं खाता हूँ, ये इस प्रकार के जो एग्जाम्पल होते हैं वो आपके होते हैं वर्तमान काल के अंतर्गत। जो भी आप क्रिया कर रहे हैं, आपके साथ जो वर्तमान में घटित हो रही है, उसे हम वर्तमान काल के अंतर्गत रखते हैं। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका है और क्रिया चलते रहता है तथा क्रिया का कार्य होना समाप्त नहीं हुआ रहता है, यहाँ नहीं हुआ होता है। वर्तमान काल के 6 उपभेद होते हैं, हमने देखा उसके 6 जो प्रकार हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें जो हमारा पहला वर्तमान काल होता है उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि क्रिया का वह रूप जो वर्तमान समय में कार्य का होना या करना बताता हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जो क्रिया का वह रूप जो वर्तमान समय में कार्य का होना या करना बताता है, जो वर्तमान समय में आप जो कर रहे हैं उसे आपका बताता है, वो आपका सामान्य वर्तमान काल में आता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसकी पहचान भी आप देख सकते हैं, ता है, ती है, ते है, ये इसकी पहचान आप याद रखेंगे, ये आपका सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, मैं खाता हूँ, यहाँ पर ता हूँ ये आया है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ये आपका वर्तमान में क्रिया हो रहा है। मैं जाता हूँ, वह आता है, मैं बाजार जाता हूँ। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो आपके सामान्य वर्तमान काल में आएंगे, जिसमें आप वर्तमान में क्रिया कर रहे हैं। मैं खाता हूँ, ये आप वर्तमान में कर रहे हैं। मैं जाता हूँ, ये भी आपका वर्तमान में आएगा। वह आता है, मैं बाजार जाता हूँ, ये सभी आपके सामान्य वर्तमान काल में आएंगे। इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिसमें यह पता चले कि कार्य अभी भी जारी है, मतलब कि इसमें ये कहा गया है कि कार्य अभी भी जारी है परंतु पूर्ण नहीं हुआ है। कार्य जारी है फिर भी पूर्ण नहीं हुआ है, ये आपका तात्कालिक वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। और क्रिया होने के कार्य वर्तमान में निरंतरता पर है, इस क्रिया से इसकी अपूर्णता का ज्ञान होता है, इसलिए इसे अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। इसका जो है आप एक और नाम याद रखेंगे, तात्कालिक वर्तमान काल को ही अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। इसकी पहचान आप देख सकते हैं, रहा है, रहे हैं, रही है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैं जा रही हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से ये आपका वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा, अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत, और तात्कालिक वर्तमान काल है। इस प्रकार से इसमें ये सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा जो आपका पूर्ण वर्तमान काल है। पहले हमने देखा सामान्य वर्तमान काल, फिर हमने देखा अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, फिर है आपका पूर्ण वर्तमान काल। इसमें लिखा गया कि क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। इसमें पूर्ण वर्तमान काल से ही आप समझ सकते हैं, जिसमें आपके जो भी क्रिया हो रही हैं वो पूर्णता को बोध करती है, पूर्णता को बताती है, उसे ही हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि राजेश ने पुस्तक पढ़ी है, वह आया है, वह लड़का आया है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इसमें आपका पूर्णता को दर्शा रहा है, इसीलिए इसमें ये सभी चीज़ें बताई जा रही हैं कि पूर्ण वर्तमान काल में आपका जो होगा वो पूर्णता का बोध हो जाएगा उसमें। तो इसमें एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि राजेश ने पुस्तक पढ़ी है, तो पुस्तक पढ़ ली है, वो जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका है, इसीलिए वो पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। वह आया है, वह आ चुका है, इसीलिए वह पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। वह लड़का आया है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़के ने जो है पुस्तक पढ़ ली है, इसीलिए वो पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। तो इस सभी चीज़ों को आप पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया के होने का संदेह प्रकट हो परंतु उसकी वर्तमानता में कोई संदेह न हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। एग्जाम्पल से आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि राजेश पढ़ता होगा, रजनी खेलती होगी, वह पढ़ता होगा, उसने पुस्तक पढ़ी होगी, मतलब कि इसमें संदिग्धता को दर्शा रहा है। राजेश पढ़ता होगा, इसमें आपको ये नहीं पता कि राजेश पढ़ता होगा भी या नहीं, इसमें आप संदिग्ध प्रकार से उसके बारे में सोच सकते हैं। इसीलिए ये सभी आपके एग्जाम्पल्स हैं वो आपके संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें आप इन सभी पॉइंट्स को याद रखें, और ये सभी एग्जाम्पल्स आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है अब हमारा संभाव्य वर्तमान काल। इस काल में
कार्य के वर्तमान में पूरा होने की संभावना होती है। जो वर्तमान में पूरा होने की संभावना होती है उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आया हो, सीता बाजार गई हो, देखो घर पर वह आया है, वह लौटा हो। आप ऐसे बोलते हैं मानो मुख से फूल झड़ते हो। तो ये सभी आपके जो है पूरा होने की संभावना, इसे वर्तमान में पूरा होने की संभावना। जैसे सीता बाजार गई हो, तो ये आपके वर्तमान में संभावना होती है जो पूरा हो सकता है, वर्तमान में इसके पूरे होने की संभावना होती है। इस प्रकार से ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा हेतु हेतु मत वर्तमान काल। यदि वर्तमान काल की कोई क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो वह हेतु हेतु मत वर्तमान काल कहलाती। जैसे यदि वह चला गया हो तो फाटक बंद कर दो। जैसे कि कोई चला गया तो फाटक बंद कर दो, तो इसमें ये लिखा गया है कि वर्तमान काल में कोई एक क्रिया हो रही है वो दूसरे क्रिया पर निर्भर होती है। जैसे कि कोई चला गया तो फाटक बंद कर दीजिए, तो ये हेतु हेतु मत के अंतर्गत आ जाएगा। और एक पॉइंट भी आप याद रखेंगे, जो वर्तमान काल में हमने 6 भेद के बारे में पढ़ा, लेकिन अब व्यापम जो है उन्होंने 5 भेद लिए हैं, तो इसलिए आप 5 भेद को ही याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा भूतकाल। भूतकाल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्रिया का वह रूप जो कार्य या व्यापार के समाप्ति का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं, जो हमारा पास्ट में बीत गया हो उसे हम भूतकाल कहते हैं, जिसके 6 प्रकार होते हैं। पहला आप देख सकते हैं सामान्य भूतकाल। इसमें लिखा गया है कि वह काल जिसमें क्रिया के बीते हुए समय में समाप्त होने की सामान्य सूचना दे उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। इस काल की क्रिया से विशेष समय का बोध नहीं होता है। जैसे मोहन गया, मोहन आया, मैंने खाया, तुम आए, ये सभी आपके सामान्य भूतकाल हैं। ये जब सभी जो क्रियाएं हैं वो हो चुकी हैं, इसीलिए मोहन गया, मोहन आया, मैंने खाया, तुम आए, ये सभी सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है आपका आसन्न भूतकाल। जिस क्रिया की समाप्ति निकट भूत से या तत्काल ही सूचित होती है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे कि आसन्न भूतकाल में आप देख सकते हैं राम अभी आया है, जिसकी तत्काल से ही सूचित होती है। जिस भी क्रिया को आप तत्काल से ही सूचित करते हैं, जैसे राम अभी आया है, जो सडनली आपके साथ हो रहा है वो सभी चीज़ें आपके आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आएंगी। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल्स और भी आप देख सकते हैं, सीता स्कूल गई है, मैंने खाना खाया है, विद्यार्थी कक्षा से निकले हैं, ट्रेन दिल्ली से चली है, ये सभी आपके आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि इन सभी से ही आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आपके सीजी व्यापम, सीजी टेट और शिक्षक भर्ती सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। नेक्स्ट है आपका पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप में क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट होता है वो क्रिया समाप्त हुए काफ़ी समय बीत चुका होता है, तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसमें जो है जो भी क्रिया है वो पूर्णता को दर्शाती है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तुमने मेरा घर देखा था, गाड़ी जा चुकी थी, सूरज डूब चुका था, उसने कलम खरीदी थी, ये सभी आपके जो भूतकाल होते हैं वो पूर्णता को दर्शाते हैं। ये सभी कार्य जो हैं वो हो गए हैं, इसीलिए इसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आप देखेंगे जिस क्रिया की समाप्ति भूतकाल में हो रही थी किंतु उसके समाप्ति का पता न हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल में आप देख सकते हैं जैसे कि श्याम खेल रहा था। अब इसमें पूर्ण है कि अपूर्ण है इसे आप नहीं बता सकते, इसीलिए अपूर्णता को दर्शाएगा। जैसे कि श्याम खेल रहा था, वह खेल भी रहा था या नहीं भी खेल रहा था, इसीलिए अपूर्ण भूतकाल में आएगा ये। नरेश सो रहा था, सुरेश गीत गा रहा था, बालक सो रहा था, ये सभी एग्जाम्पल्स आपके अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है आपका संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में कार्य के पूरा होने का संदेह बना रहता है, अर्थात कार्य समाप्त हुई है या नहीं इसका बोध नहीं होता। उसने खाना खा लिया होगा, बालक ने पत्र लिखा होगा, सारा सामान बिक चुका होगा, उसने खाना खा लिया होगा, खाना खाया भी है या नहीं, ये आपके संदिग्धता के अंतर्गत आएगा। संदिग्ध भूतकाल के एग्जाम्पल है ये सभी, इसमें आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका हेतु हेतुमत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता,
जैसे कि ये क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, अगर वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, अगर उसने पढ़ाई की होती तो वो उत्तीर्ण हो जाता। ये आपके हेतु हेतु मत के अंतर्गत आएगा। यदि वह जाता तो मैं भी जाता, मैं आता तो तू जाता, मतलब कि अगर यह होता तो ऐसा होता। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो आपके हेतु हेतु मत काल के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार से ये सभी पॉइंट्स को आप इसमें याद रखेंगे, जिसमें जो होती है वो क्रिया होने वाली रहती है लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाती, तो ये आपके हेतु हेतु मत के अंतर्गत आएगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें भविष्य काल के बारे में। भविष्य में होने वाली जो भी क्रिया होती है उसे भविष्य काल कहते हैं। इसके जो होते हैं 3 उपभेद होते हैं, जैसे आप सामान्य भविष्य में देख सकते हैं। जो आपका सामान्य भविष्य काल होता है, पहला होता है ये, इसमें आप देख सकते हैं जब क्रिया के सामान्यतः भविष्य में संपन्न होने का बोध होता है तो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। मैं खेलूंगा, राम पुस्तक पढ़ेगा, मैं पढ़ूंगा, बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे। ये जो सभी एग्जाम्पल हैं आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए एग्जाम्पल्स हैं, तो इन्हें आप याद रखेंगे। जैसे सामान्य भविष्य में आप देख सकते हैं मैं खेलूंगा, अब खेलूंगा जो है वो आपका सामान्य भविष्य काल में आएगा। राम पुस्तक पढ़ेगा, वो भी आपका भविष्य काल में आएगा। इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो आपके सामान्य भविष्य काल में आएंगे। नेक्स्ट है आपका संभाव्य भविष्य काल। जब क्रिया के भविष्य में होने की संभावना का बोध होता है तो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, लगता है राम कल आएगा, इसकी संभाविता को वो निर्देशित कर रहा है, जैसे कि लगता है राम आएगा, लगता है राम कल आएगा, तो ये आपके संभाव्य भविष्य काल के अंतर्गत आएगा। संभव है कल राम आए, हम यह लड़की किसको दें, ये सभी आपके संभावना को प्रकट कर रही है, जिससे आपके संभावना का बोध हो रहा है, ये सभी आपके संभाव्य भविष्य काल के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है हमारा हेतु हेतु मत भविष्य काल। जो हेतु हेतु मत है वो आपके वर्तमान में भी रहेगा, भूतकाल में भी रहेगा और भविष्य काल में भी रहेगा। तो हेतु मत भविष्य काल के अंतर्गत लिखा गया है कि इसमें भविष्य में होने वाली एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो तो उसे हेतु हेतु मत भविष्य काल कहते हैं। जो एक क्रिया होती है वो दूसरी क्रिया पर डिपेंड होती है तो उसे हम हेतु हेतु मत भविष्य काल कहते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं इसमें, वह चले जाए तो मैं बैठूं, आप कमाए तो हम खाएं, वह कहे तो मैं कोशिश करूं। तो जैसे कि वह चले जाए तो मैं बैठूं, ये एक क्रिया है, वो दूसरी क्रिया पर निर्भर है, तो ये जो आपका हो जाएगा हेतु हेतु मत भविष्य काल के अंतर्गत आएगा। अगर आप कमाएंगे तो हम खाएंगे, तो ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके हेतु हेतु मत भविष्य काल के अंतर्गत आएंगे। और ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ तक हमने देखा वचन और काल के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जो इनके भेद हैं उनसे ही आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको ये जो क्लास है वो आपको कैसी लगी। अब हम इससे रिलेटेड जो MCQs हैं, इंपॉर्टेंट MCQs जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए MCQs ही हैं, उसे हम एक एक करके देखेंगे और आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस इसमें सही हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? साधुओं, साधुएं या साधु या इनमें से कोई नहीं। तो जब हमने बहुवचन और एक वचन के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि कुछ जो शब्द होते हैं उनका एक वचन और बहुवचन दोनों समान होता है। तो इसमें जो साधुओं हैं वो गलत हो जाएगा, साधुएं भी गलत हो जाएगा और साधु भी गलत हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो साधु का बहुवचन होगा वो साधु ही होगा। इस आप में से कई लोग इसमें साधु को टिक लगा कर आएंगे, लेकिन जो साधु का बहुवचन होगा इसमें आप मात्रा देख सकते हैं, इसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगी, लेकिन जो साधु शब्द का बहुवचन होगा वो साधु ही होगा, इसमें छोटी ऊ की ही मात्रा लगेगी। इसीलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीमती शब्द का बहुवचन होगा श्रीमती, श्रीमतिये, श्रीमती या श्रीमतियाँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, श्रीमती का जो बहुवचन होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्रीमतियाँ इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसमें मात्राओं को भी देखेंगे, जब हमने पढ़ा था आप देख सकते हैं इसमें जब हमने वचन के नियमों के बारे में पढ़ा था तब उसमें जो ईकारांत थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। ईकारांत का जो नियम था तो उसमें हमने देखा था जो ईकारांत होती है जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगी होती है, अगर हमें उस एक वचन को बहुवचन बनाना है तो हम उसमें या वर्ण जोड़कर उसे बहुवचन बनाते हैं। तो इसमें श्रीमती में आप देख सकते हैं इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, लेकिन अगर हम इसे या जोड़कर बहुवचन बनाएंगे
तो ये जो है मात्रा इसमें छोटी ई की मात्रा लग जाएगी। तो इस प्रकार से आप मात्राओं का भी ध्यान देंगे कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आपको क्या जोड़ना होगा, तब वो बहुवचन बनेगा। और इसमें मात्राओं का भी आप ध्यान रखेंगे। तो आपको सभी नियमों को अच्छे से याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा गया है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? प्रतिज्ञा, बोली, संख्या या भाषा। तो वचन जब हमने पढ़ा था तब इसके जो अर्थ है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो वचन होता है उसे हम संख्या के रूप में मानते हैं। जो नंबर्स होते हैं, संख्या होती है, उसे ही हम वचन कहते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संख्या। वचन को ही हम संख्या के नाम से जानते हैं। प्रतिज्ञा, बोली, भाषा ये सभी इसमें गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? भारतीयों, भारतीयों, भारतीयों या फिर भारतीयों। तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भारतीयों। भारतीय शब्द का बहुवचन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीयों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वे सब कहाँ गए हैं? सामान्य भूतकाल में आएगा कि अपूर्ण भूतकाल में आएगा, पूर्ण भूतकाल में आएगा या फिर आसन्न भूतकाल में आएगा? तो वे सब कहाँ गए हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आसन्न भूतकाल। वे सब कहाँ गए हैं आपके आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, माली ने कुछ फूल तोड़े। और ये जो सभी क्वेश्चंस हैं वो आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप बनाने की प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इसमें लिखा गया है कि माली ने कुछ फूल तोड़े। ये आपका आएगा सामान्य भूतकाल में, अपूर्ण भूतकाल में, पूर्ण भूतकाल में या आसन्न भूतकाल में। तो जो माली ने कुछ फूल तोड़ी ये आपके सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, मैं प्रतिदिन 5 घंटे पढ़ता हूँ। यह आपका आएगा सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, हेतुमत भूतकाल या फिर तात्कालिक वर्तमान काल। तो जो मैं प्रतिदिन 5 घंटे पढ़ता हूँ ये आपका आ जाएगा सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, पिछले माह मैं श्रीनगर घूमने गया था। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल या फिर पूर्ण भूतकाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा, क्योंकि पिछले माह मैं श्रीनगर घूमने गया था ये इसकी पूर्णता को दर्शा रहा है, जिसमें इसका कार्य पूर्ण हो चुका है, इसीलिए ये पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6 या 7। तो भूतकाल के भेद मैंने बताए थे, इसके जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं और वर्तमान काल के जो भेद होते हैं वो भी 6 होते हैं। लेकिन जो वर्तमान में व्यापम द्वारा लिया गया जो आंसर है वो 5 है। तो आप 5 को ही याद रखेंगे। और आपका जो भविष्य काल होता है उसके भेद होते हैं टोटल 3। तो इन सभी को आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, राम अभी आया है वाक्य में क्रिया किस काल की है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या फिर अपूर्ण भूतकाल। तो जो राम अभी आया है उसमें आपको काल बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आसन्न भूतकाल। तो राम अभी आया है वो आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता वाक्य किस काल का है? आप देख सकते हैं एग्जाम्पल से ही आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वो जो सभी एग्जाम्पल्स थे वो आपके प्रीवियस ईयर में आए गए एग्जाम्पल्स थे जो क्वेश्चन के रूप में पूछे गए हैं आपसे। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेतुमत भूतकाल। वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। इसमें 2 क्रिया के बारे में बातें हो रही है। अगर वो पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, तो हेतुमत भूतकाल के अंतर्गत ये आएगा। इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, लगता है वह चला जाएगा वाक्य में किस काल का भेद हुआ है? ये आपको बताना है। सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतुमत भविष्यकाल या फिर संदिग्ध भूतकाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संभाव्य भविष्यकाल। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। लगता है वह चला जाएगा ये किसी संभाव्यता को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, काल के कुल कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 6। जो काल होते हैं आपके वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है वर्तमान काल, दूसरा आपका होता है भूतकाल, तीसरा आपका होता है भविष्यकाल। और इन सभी के जो भेद है, वर्तमान आपका होता है 6, लेकिन व्यापम ने इस बार जो है 5 को सही माना है। भूत आपका होता है 6 और भविष्यकाल आपका होता है 3 प्रकार के। तो इन सभी भेद को आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह बाजार जाता है वाक्य की क्रिया किस काल की है? सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या फिर संभाव्य वर्तमान काल? तो जो बाजार जाता है वो आपका हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? अनुचित है, ये आपको बताना है। रीतियाँ, विधियाँ, नीतियाँ या रीतियाँ? हो जाएगा वो हो जाएगा रीतियाँ। रीतियाँ आपका अनुचित है क्योंकि ये बहुवचन का जो कौन सा विकल्प अनुचित है ये आपसे पूछा गया, तो रीतियाँ इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। रीतियाँ आपका गलत हो जाएगा, इसीलिए अनुचित का मतलब होता है गलत। तो इस प्रकार से जो रीतियाँ हैं वो आपका गलत हो जाएगा। बाकी जो आपकी विधियाँ, नीतियाँ और रीतियाँ हैं, रीतियाँ आप ऐसे लिखेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो ये वाला रीतियाँ आपका ये गलत हो जाएगा। जो अनुचित है ये आपसे पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया, कोष्टक में दिए गए शब्द का वचन बदलिए। आपको जो गुरु है उसका वचन बदलना है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, गुरुओं, गुरुजन, गुरु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुरुजन। हमने जब इसके नियम पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि कुछ शब्द में प्रत्यय लगाकर हम उसे बहुवचन बना सकते हैं। तो ये सभी जो है आपके बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। जैसे गुरुजन आपका हो गया, तो गुरु में आपने जन लगाया तो ये आपका बन गया गुरुजन। तो इस प्रकार से किसी किसी शब्द में जो है प्रत्यय लगाकर हम उसे बहुवचन बना देते हैं। तो ये आपका आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि आज हमने जो हिंदी है उसके वचन और काल के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा। जो ये सभी पॉइंट्स हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं आपको यहाँ बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं और बिल्कुल फ्री क्लासेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और जो भी नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जो है आपको PDF प्रोवाइड की जा रही है। तो जो भी नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।